बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dear students and parents in the class of physics for grade 10. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया, उसके इनिशियल टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस किए और थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन तक हमने डिस्कस कर लिया था। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये रिलेशन हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड द अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इन दोनों का जो रिलेशन है ये एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ प्रूव करेंगे। सो कंसीडर अ क्यूब हैविंग L लेंथ, B ब्रेथ एंड H हाइट। अच्छा, बुक में T थिकनेस दी हुई है, तो H हाइट के तौर पर लें या T थिकनेस के तौर पर लें, दोनों ली जा सकती हैं। सो दिस इज यू हैव breadth, this is the length and this is you have given the height। ठीक है, जिसको थिकनेस में बुक में लिया गया है, T कह दिया गया है। सो देयरफॉर द इनिशियल वॉल्यूम विल बी L1 H1 B1। सो इनिशियल वॉल्यूम विल बी V1 which is equal to L1 into B1 into H1। ठीक है, वॉल्यूम जैसे तीन लेंस का मल्टीपल होता है, तो ये टेम्परेचर T1 पर ये सिचुएशन थी। अब जब टेम्परेचर राइज टू T2, सो एक्सपेंशन मेड इन दी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों लेंथ्स में एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, और ये H2 बन जाएगा, ये L2 बन जाएगा और ये B2 बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम विल बिकम V2 इज इक्वल टू L2 इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, अब यहाँ इस चीज़ को अगर देखें हम कि जो एक्सपेंशन जो आया लेंथ में, हाइट में या ब्रेथ में, उसको कैलकुलेट करना हो, सो वी हैव टू कंसीडर द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास? L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था उससे पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास ये फार्मूला मौजूद था। अब लेंथ में अगर ये है तो ब्रेथ में क्या होगा? B2 इक्वल होगा B1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अगर यही हाइट में या थिकनेस में हम देखें तो ये हो जाएगा H1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर इस तमाम चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट करें अपने इस फॉर्मूले में जो कि वॉल्यूम 2 का है, सो V2 बिकम L2 इंटू B2 इंटू H2। यानी L2 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया L1 इंटू दिस, तो ये हम तमाम जो ब्रैकेट्स हैं वो एक ही जगह ले जाते हैं और ये तीनों मल्टीपल जो है एक जगह हमने रख दिए, लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज। जो इनके मल्टीपल हैं वो हमने एक साइड पे रखे और इनके जो ब्रैकेट्स हैं उनको कंबाइन करके उन पर एक पावर दे दी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी सेपरेटली अगर मैं L2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूं, B2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूं और H2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। वो स्टेप मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया और इनको एक जगह हमने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो L1 B1 इंटू H1,
अब L1 B1 इंटू H1 ये है क्या, हमने देखा L1 इंटू B1 इंटू H1 ये है V1 जो कि हमारे पास इनिशियली फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये 3 ब्रैकेट्स थे, तीनों ब्रैकेट्स का मल्टीपल जाएगा, इसके बाद क्यूब आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। सो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू दी होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये तीनों मल्टीपल की फॉर्म में, इसलिए तीनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों की पावर क्या हुई, ऐड हुई और ये हमारे पास क्यूब आ गया। अब इस जगह पर हमने a प्लस बी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है, जो कि क्या होता है a प्लस बी टू दी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। अलजेब्रा का हमारे पास फॉर्मूला है क्यूब का, उसे हमने यहाँ अप्लाई करना है। a की प्लेस पर हमारे पास यहाँ 1 है और b की प्लेस पर अल्फा डेल्टा टी है, तो इस लिहाज से हमने सब्स्टिट्यूट करना है इसको। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू दी होल क्यूब इक्वल किसके हो गया, a क्यूब मीन 1 का क्यूब आ गया प्लस 3a का स्क्वायर, तो a हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया b की जगह पर हमारे पास अल्फा डेल्टा टी है, तो ये अल्फा डेल्टा टी आ गया प्लस देन 3 है हमारे पास a और b स्क्वायर। अब b स्क्वायर में b हमारे पास क्या है, अल्फा डेल्टा टी, ये सब्स्टिट्यूट किया हमने और ये स्क्वायर आ गया इसका, प्लस b क्यूब मीन अल्फा डेल्टा टी टू दी होल क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया। देन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू दी होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 आया हमारे पास प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, 3 1 जा 3, सो ये आ गया 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, प्लस 3 a की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 1 जा 3 हुआ, बाकी ये स्क्वायर अल्फा पर भी है और डेल्टा टी स्क्वायर पर भी ये हो गया अल्फा स्क्वायर एंड डेल्टा टी स्क्वायर, प्लस क्यूब दोनों पर मौजूद है तो अल्फा क्यूब एंड डेल्टा टी क्यूब। अच्छा, ये जो अल्फा है लीनियर यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू यानी जो होती है वो हमारे पास एक्सपोनेंट -5 में होती है, जो कि बहुत माइन्यूट है। अब अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो एक्सपोनेंट -10 और क्यूब लिया जाए तो फिर वो कितनी आगे जाती है, एक्सपोनेंट -125 तक चली जाती है, तो यानी बहुत माइन्यूट वैल्यूज है। मीन के जो मैक्सिमम पावर वैल्यूज जो हैं ऑफ अल्फा दे कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो इनको हमने नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ठीक है, मे बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, क्यों जी, बिकॉज ऑफ माइन्यूट वैल्यू। सो हमारे पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करने पर क्या रिमेनिंग रहा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ये दोनों नेग्लेक्ट हो चुके हैं। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इस फॉर्मूले में। सो V2 इज इक्वल टू V1 अपनी जगह मौजूद है और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब हमने यहाँ ओपन कर दिया और ये हमारे पास जो फैक्टर बना 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। V2 इज इक्वल टू V1 को यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो V1 1 जा V1 प्लस V1 को 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा V1 डेल्टा टी, ये हमारे पास कुछ इसकी शेप कुछ यूं बन गई, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर हमारे पास V1 प्लस का है तो इक्वल की इस तरफ आकर माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 3 अल्फा V1 डेल्टा टी, ठीक है। अब V2 माइनस V1 क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम को शो कर रहा है और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा V, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। इसकी जगह हमने डेल्टा V सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 अल्फा V1 डेल्टा टी, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या करें हम, V1 और डेल्टा टी को अगर डेल्टा V के पास ले आए तो डेल्टा V ओवर V1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा।
अच्छा, ये फैक्टर किसके बराबर है? हमारे लास्ट जो हमने टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में। सो ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला एक्चुअल तौर पर है कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय V1 इंटू डेल्टा टी। सो हम यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो बीटा इक्वल किसके आ गया? 3 अल्फा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्टली पूछी जाती है इस चैप्टर के लिहाज से। तो ये जो है हमारे पास इसकी डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हुई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्योंकि हमने बात की है सबसे पहले एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की, तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को हमने देखना है इन दी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसकी देखनी है, और इसकी एप्लीकेशन के लिहाज से हमारे सामने जो चीज़ मौजूद है वो है बायमेटेलिक थर्मो स्ट्रिप या बायमेटेलिक स्ट्रिप। जी, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अच्छा जी, इसका बेस्ट जो एक्सपेंशन, वैसे तो आप देखें कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ जगह रेलवे ट्रैक में रेल के जो दो पार्ट्स होते हैं उनमें जो गैप रखा जाता है, ये फिर ब्रिजेस जो होते हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें गैप रखा जाता है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन की ही बेस पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ उसके हम कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन की जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। तो ये हमारे पास है बायमेटेलिक स्ट्रिप की फॉर्म में। बायमेटेलिक जिस तरह कहा तो इसका मतलब दो मेटल्स मौजूद हैं, दो मेटल्स की स्ट्रिप, बायमेटेलिक स्ट्रिप। अब डिज़ाइन कैसे की जाती है कि दो डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की मेटल्स को बाइंड किया जाता है बाय वेल्डिंग। वेल्डिंग से एक दूसरे में इनमें ज्वाइन कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और दोनों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के बुक के लिहाज से हमारे पास आयरन ब्रास की बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है वो दी गई है, जिसमें ब्रास का थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आयरन से ज़्यादा होता है। अब ये याद रहे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, उसी टाइम टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो एक्सपेंशन आएगा उस एक्सपेंशन की बेस पर जिस मेटल का एक्सपेंशन ज़्यादा है वो उस मेटल की डायरेक्शन में जो है बेंड कर जाएगी जिसका एक्सपेंशन कम है। तो यहाँ पर आयरन का एक्सपेंशन ब्रास से कम है, देयरफॉर जब यहाँ हीटअप किया जाएगा इसे, तो हीटअप करने पर इसकी बेंडिंग आयरन की डायरेक्शन में होगी कुछ इस अंदाज से। ठीक है, अब इस बेंडिंग का कई जगह पर हमारे पास वर्क है। ठीक है, जिसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप का पहला यूज जो है हमारे पास है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। इसमें है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज की जाती है एक स्पाइरल की फॉर्म में यूज की जाती है, यानी इसको कुछ यूं डिजाइन किया गया है कि एक स्पाइरल की फॉर्म में ये है जिसका एक साइड जो है वो फिक्स पॉइंट से ज्वाइंट रहता है जबकि इसका अदर साइड जो है वो फॉर्मली ज्वाइन होता है पॉइंटर के साथ, जो पॉइंटर जो है इसके रीडिंग जो है मीटर पर नोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सपेंशन आता है, और इरेगुलर एक्सपेंशन हम कह रहे हैं कि भाई यानी दोनों में इक्वल नहीं आता। पहले आपको बता दिया गया कि दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा उतना ही हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पर इस वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके जो स्पाइरल्स हैं ये और ज़्यादा टाइट होते हैं, जिससे ये पॉइंटर जो है मीटर पर मूव कर सकता है और हमें कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट में जो है आसानी होती है, या टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी लिहाज से नेक्स्ट वन बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो थर्मोस्टेट के तौर पर भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होती है।
थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है। यूजुअली आपने देखा होगा कई अप्लायंसेज ऐसे हैं जो हीटअप हो जाएं, तो जैसे हमारी आयरन भी है, इसी तरह से रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो इसमें थर्मोस्टेट मौजूद होता है जो कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग का काम करता है कि टेम्परेचर अगर उस रेंज से एक्सीड कर जाता है तो फ़ौरन से जो है वो उसका सर्किट जो है वो ट्रिप कर जाता है, और जब तक वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो दोबारा जो है उस यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं आती है, ये वो रन नहीं करता, चलता नहीं है। तो थर्मोस्टेट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक हीटर में अगर इसको ज्वाइन किया जाए बायोमेट्रिक थर्मो स्ट्रिप को, लाइक दिस इज, अभी किसी सोर्स से कनेक्ट है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास ये बायोमेट्रिक जो है स्ट्रिप इस तरह से कनेक्ट है सर्किट से। अब जब हीट इंक्रीज करती है, इनकी टेम्परेचर बढ़ता है और ये हीटअप होता है, तो हीटअप होने पर क्या होता है कि ये जो हमारी बायोमेट्रिक थर्मोस्ट्रिप है इसमें बेंडिंग आती है किस तरफ, आउटसाइड पर, ताकि सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए और करंट का फ्लो कुछ देर को रुक जाए जब तक टेम्परेचर जो है दोबारा अपनी रेंज पर नहीं आता। तो इस लिहाज से बायोमेट्रिक थर्मोस्ट्रिप यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर का काम कर रही है, देयरफॉर इट इज यूज एज थर्मोस्टेट। इसी तरह से इसका एक यूज फायर अलार्म में भी है। फायर अलार्म में एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है और वहां देखिए डिस्कनेक्शन का वर्क हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है कनेक्शन का वर्क होगा कि कनेक्ट हो और पता चले, कोई इंडिकेटर मौजूद होगा बल्ब की फॉर्म में, और इस तरह से इसका एक एंड जो है वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप के साथ ज्वाइंट है और बायोमेट्रिक स्ट्रिप इससे कुछ नीचे ये मौजूद है। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीन के फायर ब्रोक होती है खुदा ना खास्ता, तो उस वक्त जो है ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड होती है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट के कंप्लीट होते ही ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा और बल्ब के ग्लो करने से या फिर कोई बजर होगी उसके रिंग करने से ये पता चल जाएगा कि सिचुएशन जो है वो एबनॉर्मल हो चुकी है और फायर ब्रोक हो गई, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो चुका है जो कि कोई डेंजरस सीक्वेंस मौजूद है। तो ये 3 यूजेस हैं इसके एप्लीकेशन में हमारे पास आए हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप के साथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, सॉलिड्स के लिए कंटेनर की नीड नहीं होती है, लेकिन लिक्विड और गैसेस के लिए कंटेनर की नीड होती है। तो यहाँ पर जब एक्सपेंशन हम देख रहे हैं, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, तो ज़रूर इसमें कंटेनर के हीटअप होने के बाद कंटेनर से हीट ट्रांसफ़र होगी लिक्विड तक, तो तब लिक्विड में एक्सपेंशन आएगा। तो देयरफॉर वी कैन से कि एक्सपेंशन जो लिक्विड में आ रहा है वो 2 तरह का आ रहा है। एक्सपेंशन किस वजह से आ रहा है, हमने बताया टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पहले आपके साथ डिस्कस की गई लास्ट चैप्टर में भी, और यहाँ भी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है मैटर के वो इंक्रीज कर जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जब इंक्रीज कर जाती है तो उस सीक्वेंस में इसमें एक्सपेंशन आता है। सॉलिड्स का एक्सपेंशन भी ऐसा ही था, लिक्विड्स का उससे ज्यादा और गैसेस का एक्सपेंशन उससे ज्यादा देखने में आता है, ठीक है, क्योंकि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उनके बिटवीन कम है उतना एक्सपेंशन ज्यादा आ सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्री टू मूव होते हैं। अब लिक्विड्स में एक्सपेंशन 2 तरह का आता है, एक अपेरेंट आता है, ठीक है, और एक रियल एक्सपेंशन आता है। रियल एक्सपेंशन को हम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल तौर पर जो रियल एक्सपेंशन होता है वो अपेरेंट एक्सपेंशन
जो कि कंटेनर की वजह से आ रहा होता है, और कंटेनर के एक्सपेंशन इन दोनों के का सम अप होता है। यानी इसका यूं आप ले सकते हैं इस चीज़ को कि एक फ्लास्क में अगर वाटर हमने लिया और उसका एक लेवल मार्क कर लिया कि एक लेवल तक ये फिल थी विद वाटर और इसे हीटअप जब किया गया बर्नर पर, तो एक वाइट पेपर पर, ताकि यानी इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर रहे रीडिंग के एतबार से या मार्किंग के एतबार से। तो इनिशियली क्या होता है, जब हीटअप होता है तो हीटअप होने में ये कंटेनर जो है फर्स्ट वन हीटअप होता है, और कंटेनर के हीटअप होने से क्या होता है, कंटेनर जब एक्सपेंड होगा तो इसके एक्सपेंशन के लिहाज से लिक्विड को और ज़्यादा सेटलमेंट की जगह मिलेगी, और ये मार्क जो है, अगर फॉर एग्जांपल इसको हम ए कह रहे हैं तो ये बी मार्क तक यानी डाउन हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर के एक्सपेंड होने की वजह से जो लिक्विड और ज़्यादा यानी उसमें सेटिंग कर सका है। अब मज़ीद हीट जो है मिलने पर जब लिक्विड तक ही हीट ट्रांसफ़र होती है तो लिक्विड इस एक्सपेंशन की सूरत में जो है राइज अप होता है और ये सी मार्क तक हमारे पास एक्सपेंशन देखने में आता है। ठीक है, दिस सी नॉट फॉर दी दिस सी इज दी वी सी मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि उसमें जो एक्सपेंशन आ रहा है वो चीज़ जो है देखी जा रही है। अब यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि सी मार्क तक आया, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है पहले जब हीटअप किया तो कंटेनर की हीटअप करने से सेटिंग बनी, और उस सेटअप होने से इन जो मजीद एक्सपेंशन कंटेनर का एक्सपेंशन होने की वजह से लिक्विड उसमें सेटअप हुआ, और सेटअप होने के बाद वॉल्यूम जो हमारे पास यहाँ जो नज़र आया वो एक्चुअल तौर पर नहीं था, एक्चुअल वॉल्यूम से ये डाउन मार्क पर आ गया, तो दिस इज द अपेरेंट वॉल्यूम। ठीक है, जब एक्चुअल तौर पर जो है लिक्विड पर टेम्परेचर का जो एक्शन हुआ, ये टेम्परेचर उसको मिला, यानी हीटअप हुआ लिक्विड, तो उस वक्त रियल एक्सपेंशन देखने में आया जो कि हमें मार्क सी पर नजर आ रहा है, दिस इज द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स आमतौर पर तमाम लिक्विड्स पर एक ही जैसा होता है, लेकिन ये एक्सपेंशन हमें जब देखने को मिलता है वाटर में, तो वाटर का जो एक्सपेंशन है वो एक पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है या इरेगुलर हो जाता है, अनयूजुअल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अच्छा, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में होता क्या है कि वाटर को अगर यानी हम फ्रीज कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और फॉर एग्जांपल के रूम टेम्परेचर के लिहाज से हम बात करें तो 27 to 30 नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है। आजकल जिस तरह देखा जाए तो रेंज तकरीबन 25-27 तक रहती है। इससे डाउन किया जाए टेम्परेचर, तो डाउन होते हुए जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस वो रेंज है जहां पर वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी तमाम टेम्परेचर के लिहाज से 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। मीन कि इस जगह क्या हो रहा था, इस जगह ये हो रहा था जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन किया जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, और जितना कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर जो है, यानी यूं समझ लीजिए कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये समझ लीजिए कि ये सीक्वेंस पहले था, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये इतने नियरर आ जाते हैं। नियरर से मुराद ये कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये मॉलिक्यूल्स नियरर आए, और डेंसिटी तभी इंक्रीज करती है जब पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा मौजूद हो। पर यूनिट वॉल्यूम में मास जो होता है उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में, अब यहां देखें, अगर इस एतबार से देखें तो अगर दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए तो वॉल्यूम यहां जरूर ज्यादा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में भी यहां पर भी वही चीज है, और यहां पर पर यूनिट वॉल्यूम से ज्यादा में, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में देखें तो इसके मुकाबले भी कम मॉलिक्यूल्स जो है यहां हमें देखने को मिलेंगे। तो देयरफॉर डेंसिटी इज मैक्सिमम हियर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ ये सीक्वेंस है। इसके बाद क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक इसमें एक्सपेंशन आता है।
होना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है क्या आता है, इसमें एक्सपेंशन आता है, यानी दोबारा एक्सपेंड होते हैं और कुछ सीक्वेंस यूं हो जाता है, ठीक है। और ये आइस फॉर्म होने तक होता है, मीन के 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। तो इस रेंज में जो अनयूजुअल जो बिहेवियर ऑफ वाटर हमें देखने को मिल रहा है, दिस कॉल्ड दी एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये होता किस वजह से, ये है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड किए हुए हैं, ठीक है। वाटर के दो मॉलिक्यूल्स को, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हुआ और ये वाटर का सेकंड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड किए हुए। अब होता यह है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होने पर मॉलिक्यूल्स नियरर आते हैं, तो नियरर आते हुए इनमें साइड्स मौजूद है, पॉजिटिव नेगेटिव, डाइपोल का सीक्वेंस भी मौजूद है। तो ये यानी कॉन्ट्रैक्शन पर आते आते इसमें एक्सपेंशन जो आ रहा है उसकी बुनियादी वजह जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की साइड से, इस वजह से इसमें ये इरेगुलर बिहेवियर या अनयूजुअल बिहेवियर देखने को हमें मिलता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट से हुप ने एक्सप्लेन भी किया, जिसको हम हुप्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसने यानी वाटर का जो यूजुअल बिहेवियर और अनयूजुअल दोनों उसमें जो है डिस्कस उसने किए। तो हुप्स एक्सपेरिमेंट इज अबाउट एक्सप्लेनिंग द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हुप ने क्या किया, एक मेटेलिक सिलेंडर लिया जिसको कंप्लीटली फिल किया वाटर से, ठीक है, और उसके आउटर बाउंड्री पर इन द मिडल एक ट्रफ लगाया। इस ट्रफ के अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर यानी आइस विथ सॉल्ट रखा। इन कंटेनर की दो पोर्शन जो बनाए, दोनों पोर्शन में उन्होंने थर्मोमीटर इंसर्ट किया, T2 एंड T1, ठीक है, ताकि इन दोनों पोर्शंस में क्या चेंजिंग आती है टेम्परेचर की वो देखने में आए। अब इस फ्रीजिंग मिक्सचर जो कि आइस और सॉल्ट पर बेस करता था, इसकी वजह से सबसे पहले यहां इस पोर्शन वाला वाटर जो है क्या हुआ, वो फ्रीज अप हुआ, मीन के कूल हुआ। कूल होने पर जब उसके मॉलिक्यूल्स नियरर हुए और डेंस हुए, बात वही आई 4 डिग्री सेल्सियस डेंस हुए, तो डेंसिटी जब ज्यादा होती है जिस सब्सटेंस की, वो एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस, तो वो डाउनवर्ड जो है वो सिंक करता है। इसलिए ये कूल वाटर जो था, जो कि आइस की फॉर्म में आने लगा, वो डाउनवर्ड जो है वो सिंक करने लगा, जबकि इनके मुकाबले में जो इनकी डेंसिटी थी वो कम थी, तो ये ऊपर के पोर्शन में आने लगे। और करते करते यहां पर वैसे टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर ये नहीं समझ लीजिए 27 टू 26 या 25 रूम टेम्परेचर से जब इस मिक्सचर का एक्शन हुआ तो ये टेम्परेचर जो है डाउन हुआ अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसमें फर्दर फ्रीजिंग नहीं हुई। किस वजह से नहीं हुई कि जो ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स था वो यहां कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फर्दर कूलिंग पर ये नहीं समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन आइस की फॉर्म में आ गया, और आइस की फॉर्म में आने की वजह से अब लाइटर हो चुका। तो आइस जैसे लो डेंसिटी होती है, मैंने आपको बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जरूर ये है कि मॉलिक्यूल्स नियरर आए, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड जो है, जब ये फर्दर आइस की तरफ जा रहा है, अब इसका वॉल्यूम जो है दोबारा बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी विल बी डिक्रीज, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इस डेंसिटी की डिक्रीज करने पर ये राइज अप होने लगा, और यहाँ का टेम्परेचर जो नॉर्मल था, अब वो नॉर्मल टेम्परेचर भी फॉल करने लगा और गिरने लगा, और इस तरह से यहाँ पर भी टेम्परेचर के फॉल करते करते रेंज जो है तकरीबन
0 डिग्री सेल्सियस तक आ गई। ठीक है, तो इस लिहाज से यहां हमें इस चीज का जो पता चल रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यहां पर ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना होने की वजह क्या है कि भाई अब आइस की फॉर्म में आने के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इस वजह से अब ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये अपवर्ड जाने लगे, आइस की फॉर्म में थे। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं कि उन एरियाज में, उन कंट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है तो वहां लैक्स और यानी फ्रोजन लैक्स में जो है एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकती है। उसकी रीजन क्या होती है कि ये जो फर्स्ट फेज ने उस कोल्ड को फेस किया, फेस करने के बाद जो है ये आइस की फॉर्म में आ गया, यानी यूं समझ लीजिए इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जबकि इसके बिलो जो सरफेसेस मौजूद हैं उनका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक मौजूद है। ठीक है, और ये इंसुलेशन का काम कर रहा है, फर्दर कूलिंग इस पर एक्ट नहीं कर रही है, इसलिए एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है कि उन एरियाज में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो अगर ओपन पाइपलाइंस होती हैं तो वाटर के इस बिहेवियर की वजह से जो है वो पाइपलाइन जो है क्रैक्स उनमें आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और ये नेगेटिव इफेक्ट इसका मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है। बस तो फर्दर जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा होमवर्क में आपने बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा जो इक्वेशन हमने की, ये डेरिवेशन आपने जो है इसको आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके अलावा असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, उन असाइनमेंट्स को केयरफुली जो है उसको सॉल्व करना है। और फर्दर ये कि न्यूमेरिकल वर्क भी उसमें मौजूद है, उस न्यूमेरिकल वर्क को भी देखना है अच्छी तरह से, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो उसके लिए जो है आप स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।